हमारी सगाई की दावत वाले दिन मेरी मंगेतर का पहला प्यार अचानक वापस आ गया। सेरेमनी शुरू होने ही वाली थी कि जांग वॉनकिंग सुयीचेन के साथ गायब हो गई। मैं पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढता रहा। फिर पार्किंग लॉट में मैंने उसे सुयीचेन के सामने प्यार की भीख मांगते हुए देखा। उसकी सफेद ड्रेस जमीन पर फैली हुई थी और उसके नंगे टखने ठंडे कंक्रीट पर बिल्कुल फीके लग रहे थे। आंखों में आंसू लिए वो उसे देख रही थी। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, सुयीचेन बोला। फिर तुमने जिंगचेन को क्यों चुना? अगर मारना है तो मार लो, गलती मेरी थी। ये कहते हुए वो उसके पैरों के पास बैठ गया और घुटनों पर आ गया। मुझे वापस आकर तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। मैं सगाई तोड़ दूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनना चाहती। तुम कोई मुश्किल नहीं हो, जांग वॉनकिंग ने तुरंत कहा। जिंगचेन और मेरी शादी सिर्फ बिजनेस अलायंस की वजह से हो रही है। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। तो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही थी? जांग वॉनकिंग ने सिर हिलाया और सुयीचेन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके लिए तैयार की हुई रिंग बॉक्स को महसूस किया। फिर मैं खुद पर हंस पड़ा। 3 घंटे की चिंता एक पूरा मजाक बन चुकी थी। बिना कुछ कहे मैं मुड़ा और वहां से चला गया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं वापस बैंक्वेट हॉल में पहुंचा तो मेरे पिता बाफू जल्दी से मेरे पास आए। मेरे चेहरे की ठंडक देखकर वो भौहें सिकोड़ने लगे। क्या हुआ? वॉनकिंग कहाँ है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो अब भी आ जाएगी। पिताजी को कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने सिर हिलाया। फिर बोले, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारी सगाई है, कम से कम खुश दिखने की कोशिश तो करो। मैं मुस्कुराता रहा, जबकि मेरी आंखों में खुशी का नाम तक नहीं था। खुश? हाँ, बिल्कुल खुश हूं। पिताजी ने आह भरी और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम खुश हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी मां इतनी परेशान थी कि वो आ भी नहीं पाई। जब तुमने इस सगाई का फैसला कर ही लिया है तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। होस्ट ने इक्विपमेंट ठीक करना खत्म किया। तभी जांग वॉनकिंग आखिरकार सुयीचेन का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। जांग फू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम दोनों कहां थे? अब आने का टाइम मिला है। जांग वॉनकिंग की मां ने सुयीचेन को देखा और हैरानी से पूछा, वॉनकिंग, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, जांग वॉनकिंग ने कहा। जांग फू तुरंत उस पर बरस पड़ा। वहां खड़ी क्या हो? हाथ छोड़ो उसका और स्टेज पर जाओ। टाइम देखा है, जिंगचेन को इंतजार मत करवाओ। जांग वॉनकिंग सुयीचेन की तरफ मुड़ी और बहुत नरम आवाज में बोली, यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूं। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उससे मुड़ी, उसके चेहरे से सारी नरमी गायब हो गई। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया और वो तेजी से स्टेज पर चली गई। मेरे पिता का चेहरा गंभीर था। वो हमेशा इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन मैं ही इस पर अड़ा हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उन्हें मानना पड़ा। पिताजी ने स्टेज पर खड़ी जांग वॉनकिंग को देखा और बड़बड़ाए, इतने बड़े मौके पर टाइम की अहमियत तक नहीं समझती। समझ नहीं आता तुम्हें इसमें दिखा क्या था? मैंने स्टेज की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया, दोनों हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे वहां चढ़ गया। जांग वॉनकिंग ने मुझे देखा तक नहीं। उसकी नजरें भीड़ में खड़े सुयीचेन पर टिकी थीं और दोनों लगातार एक दूसरे को देख रहे थे। इससे पहले सुयीचेन ने उससे अकेले में कहा था कि वो सगाई पूरी करे। जांग वॉनकिंग ने उससे पूछा था कि क्यों, और उसने ऐसा जवाब दिया था जो सुनकर कोई भी माथा पकड़ ले। मुझे ये एक्साइटिंग लगता है। क्योंकि सुयीचेन को यह पसंद था, जांग वॉनकिंग ने बिना सोचे मान लिया। वो स्टेज पर खड़ी जरूर थी, लेकिन उसका दिल पहले ही उसके पास जा चुका था। जैसे ही होस्ट ने माइक्रोफोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उससे पहले माइक्रोफोन पकड़ लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। मेहमान एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मैंने माइक्रोफोन अपने होठों के पास किया। मेरी सगाई की दावत में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि ये सगाई आज से ऑफिशियली कैंसिल की जाती है। सबसे पहले जांग फू खड़ा हुआ। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। जिंगचेन, क्या तुमने क्या कहा? तुम सगाई तोड़ रहे हो? जांग वॉनकिंग की मां भी घबराकर खड़ी हो गई। जिंग, क्या हुआ? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? जांग वॉनकिंग तेजी से मेरी तरफ आई और गुस्से में बोली, बा जिंगचेन, इसका क्या मतलब है? यह सगाई तुमने चाही थी और अब तुम ही इसे तोड़ रहे हो। क्या तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? यह कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं एक तरफ हट गया। फिर मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई। जांग वॉनकिंग चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। जांग फू और उसकी पत्नी भाग कर आए और अपनी बेटी को उठाया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत लाल होकर सूज गया था। ये देखकर जांग फू के अंदर गुस्सा भड़क उठा। बा जिंगचेन, तुम कर क्या रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या?
वानकिंग पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं मुस्कुराया। फिर मैंने उसे लगातार 4 थप्पड़ जड़ दिए। हर थप्पड़ के साथ उसके चेहरे का गुस्सा गायब होता गया। ओल्ड जांग, अपनी धौंस जमाने की इतनी आदत हो गई कि भूल गए किससे बात कर रहे हो। दिमाग में कुछ खराबी है क्या? मुझसे बात करते समय सीधे खड़े रहा करो। आखिर थप्पड़ सबसे जोर से पड़ा। जांग फू चुप हो गया। उसी पल उसे आखिरकार होश आया। उसे पता था कि जांग परिवार इस शहर में सिर्फ इसलिए टिका हुआ था क्योंकि बा परिवार सालों से उन्हें सपोर्ट कर रहा था। मुझसे टकराना मौत को बुलाने जैसा था। जांग वानकिंग की मां कांपते हुए खड़ी हुई। जिंगचेन, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने किसी से कुर्सी मंगवाई, फिर उस पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाया और उन्हें हल्की मुस्कान के साथ देखा। मैंने जांग परिवार के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, है ना? जांग फू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से सिर हिलाया। मैं अचानक चिल्लाया, जिससे दोनों बुरी तरह घबरा गए। मैंने बोलने को कहा है, अब तुम दोनों गूंगे हो गए क्या? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं ठंडे अंदाज में हंसा। अगर मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? जांग वानकिंग की मां स्तब्ध रह गई। धोखा? जिंग, कोई गलत फहमी हुई है क्या? मैंने उंगलियां चटकाई। मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन तुरंत चालू हो गई और उस पर एक वीडियो चलने लगा। गलतफहमी? जांग वानकिंग और सुयीचेन के चेहरे तुरंत बदल गए। वीडियो में पार्किंग लॉट में कुछ देर पहले हुई उनकी प्राइवेट मुलाकात साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे के दर्द की परवाह किए बिना जांग वानकिंग दौड़कर स्क्रीन बंद करने गई। मत चलाओ इसे, अभी बंद करो। लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंचती, मैंने उसे फिर थप्पड़ मार दिया और वो जमीन पर जा गिरी। मैंने मेहमानों की तरफ देखकर मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, नहीं, इन्हें देखने दो। सबको पता चलने दो कि जांग ग्रुप की लाडली बेटी असल में कैसी औरत है। जांग वानकिंग ने मेरी पैंट पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगी। आजिंग, घर चलकर बात करते हैं, प्लीज वीडियो बंद कर दो। मैं नीचे झुका, उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अब डर लग रहा है? पहले जब तुम अपने छोटे बॉयफ्रेंड को बचा रही थीं, तब डर नहीं लगा। जब मैं तुमसे प्यार करता था तो तुम्हें लगता था कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम आखिर हो कौन? वीडियो चलता रहा। उनकी बातें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे और जांग वानकिंग की तरफ इशारे करने लगे। यकीन नहीं होता, ये हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझती थी, लेकिन असल में ऐसी निकली। वाह, परिवार के वारिस को धोखा दिया है इसने। अब जांग परिवार खत्म है। तभी किसी ने सुयीचेन की तरफ इशारा किया। ये वही आदमी है ना वीडियो वाला? इसे यहां रुकने की हिम्मत भी कैसे हुई? सुयीचेन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन मेरे लगाए हुए लोगों ने उसे रोक लिया और घसीटकर मेरे सामने ले आए। जांग वानकिंग तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बा जिंगचेन, जो करना है मेरे साथ करो, उसे हाथ मत लगाना। मैंने धीरे धीरे ताली बजाई। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जांग फू जल्दी से आगे आया। जिंगचेन, मैं अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं संभाल पाया। मैं अभी इस कमीने को ले जाता हूं और तुमसे माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठाऊंगा। जांग वानकिंग ने उसका हाथ झटक दिया और मजबूती से बोली, डैड, आप बीच में मत पड़िए। मुझे शुरू से बाजिंग पसंद नहीं था। आपने मुझे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया था। जिससे मैं प्यार करती हूं वो यीचेन है। जांग फू ने अपना सीना पकड़ लिया और लगभग गिर पड़ा। जांग वानकिंग की मां ने तुरंत उसे संभाला, फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? ऐसी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती? जिंग ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। वो मेरे साथ अच्छा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि बा परिवार बहुत पावरफुल है। जांग वानकिंग ने पलटकर कहा, बा परिवार के आने से पहले मैं और यीचेन जांग ग्रुप को आराम से संभाल सकते थे। मैं खड़ा हुआ और सुयीचेन की तरफ देखा। उसी समय मैंने उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो मैंने शांत होकर कहा, ठीक है, फिर हमारा शादी का एग्रीमेंट यहीं खत्म होता है। मैं भी मुस्कुराया और सुयीचेन की तरफ बढ़ गया। जांग वानकिंग ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर हटा दिया। हटो। मैं सुयीचेन के सामने रुका, पास की टेबल से एक चॉपस्टिक उठाई और पूछा, पता है ये क्या है? सुयीचेन ने डर से निगलते हुए बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, टेबल पर सीधा दबाया और उसकी उंगलियां फैला दी। फिर मैंने चॉपस्टिक को उसकी हथेली के आर पार घुसा दिया और बाहर निकाल लिया। सुयीचेन इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई। जांग वानकिंग दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। यीचेन, कमीने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने घिन से चॉपस्टिक फेंक दी और वेट टिश्यू से हाथ पोंछते हुए कहा, क्या बदकिस्मती है, मेरे साथ सच में चीटिंग हो गई। फिर मैं वापस स्टेज पर गया और माइक्रोफोन उठा लिया।
आप सभी ने देख लिया कि बा परिवार और जांग परिवार के बीच क्या हुआ है। आज से हमारे परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आप में से किसी का जांग परिवार से कोई हिसाब बाकी है तो यह सही मौका है। इतना कहकर मैंने माइक्रोफोन नीचे फेंका और वहां से चला गया। सालों से जांग परिवार परिवार के सपोर्ट का इस्तेमाल करके पूरे शहर के लोगों को दबाता आया था। अब उनका सबसे बड़ा सहारा चला गया था, इसलिए बहुत से लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार थे। अस्पताल में सुयीचेन बिस्तर पर लेटा था और उसका हाथ कई परतों वाली पट्टियों में लिपटा हुआ था। जांग वानकिंग उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही सुयीचेन ने आंखें खोलीं, उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वानकिंग, मुझे छोड़कर मत जाना। जांग वानकिंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुयीचेन के चेहरे पर गिल्ट था। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा बा झिंगचेन से झगड़ा हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जांग वानकिंग ने उसे दिलासा दिया। वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। सुयीचेन खुश दिखने लगा और उसके सूजे हुए होंठों को चूमने के लिए झुक गया। तभी जांग वानकिंग की मां गुस्से में कमरे के अंदर घुस आई। उसने जांग वानकिंग की तरफ उंगली करके चिल्लाया, जांग वानकिंग, तुम जानवर हो क्या? तुम्हारे पिता बगल वाले कमरे में बेहोश पड़े हैं और तुम यहां इसके साथ प्यार लड़ाने में लगी हो। वो आगे बढ़ी और जांग वानकिंग को थप्पड़ मार दिया। उसका पहले से सूजा हुआ गाल अब और भी खराब दिखने लगा। जांग वानकिंग ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, मॉम, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा गुस्सा होने की वजह से बेहोश हुए हैं। उनका काफी खून भी बह चुका है। मैं यहां उसके साथ हूं तो इसमें क्या गलत है? उसकी मां गुस्से से कांपने लगी। इसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुमने इसके लिए पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। क्या अपनी खुशी चुनना गलत है? जांग वानकिंग गुस्से से बोली। मैं जांग ग्रुप संभाल सकती हूं और ये चेन मेरी मदद करेगा। उसकी मां का दिल आखिरकार ठंडा पड़ गया। तो फिर यहीं रहो इसके साथ। वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। सु यीचेन ने जांग वानकिंग का हाथ हल्के से खींचा और समझदार बनने का नाटक करते हुए बोला, वानकिंग, तुम्हें जाकर अपने पिता को देखना चाहिए। अपनी मां को और गुस्सा मत दिलाओ। जांग वानकिंग का दिल तुरंत पिघल गया। यीचेन, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, मैं अभी आती हूं। लेकिन जैसे ही वो उठी, सुयीचेन ने अचानक अपना घायल हाथ पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। जांग वानकिंग घबरा गई और दौड़कर बाहर चली गई। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। जैसे ही वो गई, सुयीचेन ने शांति से अपना हाथ नीचे कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में सिर्फ चालाकी थी। उधर बीवाई ग्रुप की एस्टन ब्रांच के जनरल मैनेजर ऑफिस में मैं पीछे बैठकर चाय पी रहा था। मेरा सेक्रेटरी चेन मो एक फाइल लेकर अंदर आया। मिस्टर बा, हमें कुछ पता चला है। सुयीचेन विदेश में पढ़ा जरूर था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में वो गया था उसकी रैंकिंग 1200 से भी नीचे है। कोई खास जगह नहीं है। मैंने फाइल ली, उसे देखा और ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। मुझे लगा था कोई बड़ा आदमी होगा, निकला पूरा कचरा। चेनमो ने पूछा, क्या हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए? मैंने हाथ हिलाया। नहीं, बस बैठकर तमाशा देखो। जांग वानकिंग ने पहले बार परिवार की ताकत के दम पर बहुत लोगों को नाराज किया था। अब उसके पीछे कोई नहीं है तो कोई और उसे संभाल लेगा। जैसा मैंने सोचा था, बा परिवार के सपोर्ट हटाते ही कई छोटी कंपनियां जांग ग्रुप से मुकाबला करने लगीं। जांग परिवार के पास अभी भी कुछ पैसा था, इसलिए उन्हें तुरंत कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा था। लेकिन कंपनी के अंदर पैनिक फैलना शुरू हो चुका था। अपने ऑफिस में सुई ने जांग वानकिंग को एक डॉक्यूमेंट दिया। प्रेसिडेंट जांग, हु कंपनी ने हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा खत्म कर दिया है। जांग वानकिंग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने बेपरवाही से डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। जांग ग्रुप के साथ काम करने के लिए बहुत सारी कंपनियां तैयार हैं। खबर फैला दो, हम सप्लायर बिड्स फिर से खोल रहे हैं। सुई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने बस सिर हिलाया और बाहर चली गई। सुई के बाहर जाने के बाद जांग वानकिंग के फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आया। उसके अकाउंट से ऑन मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सुयीचेन ने उसे रोल्स रॉयस की एक फोटो भेजी। वानकिंग, ये कैसी लग रही है? जांग वानकिंग ने प्यार भरे लहजे में वॉइस मैसेज भेजा। बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद कमाल की है। सुयीचेन ने फिर मैसेज किया, मैंने एक फेरारी भी देखी है, क्या वो खरीद सकता हूं? जांग वानकिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल खरीद लो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सप्लायर बिड की अनाउंसमेंट जारी होने के बाद एक भी कंपनी अप्लाई नहीं करेगी। और बात यही नहीं रुकी। एक के बाद एक पार्टनर्स ने जांग ग्रुप के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने शुरू कर दिए। उन्होंने जो पेनल्टी दी वो रुके हुए प्रोजेक्ट्स से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। जांग वानकिंग ने सारे डॉक्यूमेंट्स गुस्से में फर्श पर फेंक दिए। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। क्या ये सब झिंगचैन ने किया है? उसके पास बस यही चाल है क्या? जितना वो इसके बारे में सोचती गई,
उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने अपना बैग उठाया और सीधे बीवाई ग्रुप की तरफ निकल गई। बीवाई ग्रुप की लॉबी में जांग वॉनकिंग एग्जीक्यूटिव एलिवेटर में जाने लगी, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ये एलिवेटर सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, कृपया दूसरा वाला इस्तेमाल कीजिए। जांग वॉनकिंग ने गुस्से में पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? गार्ड ठंडे अंदाज में हंसा, बिल्कुल जानता हूं प्रेसिडेंट जांग, लेकिन मिस्टर बा ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जांग वॉनकिंग और कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसने इतनी जोर से कहा कि लॉबी में मौजूद हर किसी ने सुन लिया। सभी की नजरें जांग वॉनकिंग पर चली गईं। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने किसी तरह अपना गुस्सा दबा लिया। मुझे प्रेसिडेंट बा से मिलना है। गार्ड ने कंधे उचकाए। आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर बा बिजी हैं। उनके पास किसी आवारा की प्रॉब्लम्स के लिए टाइम नहीं है। काफी देर की बहस के बाद सिक्योरिटी चीफ ने आखिरकार चैन मो को इस बारे में बताया। परमिशन मिलने के बाद जांग वॉनकिंग घमंड से ऊपर चली गई। मेरे ऑफिस में मैं पैर पर पैर चढ़ाकर फोन में गेम खेल रहा था। जांग वॉनकिंग गुस्से में अंदर आई और मेरी डेस्क पर हाथ पटक दिया। बाजिंगचेन, ये सब क्या है? तुमने सप्लायर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करवाए हैं, बस इतना ही कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, फोन नीचे रखा और उंगली से इशारा किया। वॉनकिंग इधर आओ, बताता हूं क्यों। जांग वॉनकिंग सावधानी से मेरे करीब झुकी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। गाल पकड़कर उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने नीचे उसकी तरफ देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बाप को मारने की भी हिम्मत रखता हूं। तुम्हें क्या खास बनाता है? मैं सच में अंधा था जो तुम्हारे जैसी दिमाग से खाली लड़की पर फिदा हुआ। और एक बात साफ सुन लो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो तुम मेरा क्या कर लेती? मैंने तुम और तुम्हारे उस छोटे बॉयफ्रेंड की हरकतों का हिसाब नहीं लिया। यही बहुत बड़ी मेहरबानी थी। अब मेरे ऑफिस से निकल जाओ। मैंने फोन उठाकर कॉल की। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अगर जांग वॉनकिंग दोबारा यहां आए तो उसे तुरंत बाहर फेंक देना। अभी इसे यहां से निकालो। गार्ड्स जांग वॉनकिंग को घसीटकर मेरे ऑफिस से बाहर ले गए। पहली बार उसे पछतावा हुआ। अगर वो अब भी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। जैसे ही वो बीवाई ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकली, उसका फोन बज उठा। सुई की रोती हुई आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट जांग बहुत बुरा हो गया। डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। वो आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। जांग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल दम घोंटने वाला था। 10 से ज्यादा डायरेक्टर्स टेबल के चारों ओर बैठे थे। जांग वॉनकिंग सबसे आगे बैठी थी। सबसे पहले एक अधेड़ उम्र के डायरेक्टर ने बात शुरू की। प्रेसिडेंट जांग, आप जांग ग्रुप की अब भी की हालत देख सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप प्रेसिडेंट बने रहने के लिए सही हैं। दूसरे डायरेक्टर ने भी हामी भरी। बिल्कुल, चेयरमैन अभी भी हॉस्पिटल में हैं और कोई नहीं जानता कि वो बचेंगे भी या नहीं। उनकी बेटी होने के नाते आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन हमने सुना है कि आप पूरा समय अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ बिता रही हैं। आपके पिता बेहोश पड़े हैं और आप उनसे मिलने तक मुश्किल से गई हैं। एक के बाद एक डायरेक्टर्स बोलने लगे। जांग वॉनकिंग का चेहरा बेइज्जती से लाल हो गया। उसने टेबल पर हाथ पटक दिया। जब मैं इस कंपनी के लिए पैसा कमा रही थी, तब तुम में से किसी ने ये बातें क्यों नहीं कहीं? कंपनी को बस थोड़ी मुश्किल आई है और तुम सब मुझे हटाने दौड़ पड़े हो। एक डायरेक्टर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस करो, कंपनी का प्रॉफिट तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल की वजह से बिल्कुल नहीं था। बीवाई ग्रुप हमें सपोर्ट कर रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कोई सुअर भी बैठा होता तो पैसा कमा लेता। उसने जांग वॉनकिंग को ताने भरी मुस्कान से देखा। प्रेसिडेंट जांग, कहीं आपको सच में लगता है कि आपने अपनी काबिलियत से वो पैसा कमाया था? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो हमें आपको जरूर हटाना होगा। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसी बेवकूफ के हाथ में नहीं छोड़ सकता। उसके शब्द बहुत बेरहम थे और बिल्कुल वहीं लगे जहां सबसे ज्यादा चोट होनी थी। जांग वॉनकिंग गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाई। वो डायरेक्टर और आगे बढ़ा। क्या? मैं बस सच बोल रहा हूं। यहां कौन सा डायरेक्टर ऐसा नहीं सोचता? प्रेसिडेंट जांग, मेरी सलाह है कि आप खुद इस्तीफा दे दें। शायद कंपनी अब भी बच जाए, लेकिन अगर आप इस पोजीशन से चिपकी रहीं तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। एक महिला डायरेक्टर गंभीर चेहरे के साथ बोली, मैं भी। दूसरे डायरेक्टर ने कहा, मैं भी। फिर एक और बोला, और मैं भी। अभी निकल गए तो शायद कुछ वापस मिल जाए। अगर ऐसे ही खींचते रहे तो सब कुछ डूब जाएगा। जांग वॉनकिंग ने दांत भींच लिए। तुम लोग हद से ज्यादा कर रहे हो। एक शेयर होल्डर ने उसके सूजे हुए चेहरे की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया। प्रेसिडेंट जांग, हमने सुना कि इस मीटिंग से पहले आप बीवाई ग्रुप गई थीं। आपके चेहरे की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि वहां से बुरी तरह लौटाई गई हैं। इतना कहकर वो बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ मुड़ी और खुलकर हंसने लगी।
जांग वॉनकिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जांग परिवार के पास जांग ग्रुप के बड़ी शेयर्स हैं। तुम्हें मुझे हटाने का कोई हक नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, सभी शेयर होल्डर्स के चेहरे ठंडे पड़ गए। जांग परिवार के बाद तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर चेन शांगदाओ ने आंखें सिकोड़ लीं। तो प्रेसिडेंट जांग, आप प्रेसिडेंट की कुर्सी से चिपकी रहने वाली हैं? हाँ, जांग वॉनकिंग ने मजबूती से कहा। जांग ग्रुप जांग परिवार का है, तुम लोगों का नहीं। तुम बस बैठे बैठे प्रॉफिट खाने वाले लोग हो। चेन शांगदाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ठीक है, बहुत अच्छा, फिर मेरे यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। वो खड़ा हुआ और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। एक एक करके बाकी शेयर होल्डर्स भी उठे और चले गए। सबके जाने के बाद जांग वॉनकिंग ने गुस्से में टेबल पर पड़े सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंक दिए। ये कमीने, जब कंपनी पैसा कमा रही थी तब किसी को शिकायत नहीं थी, अब सब मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सुई चेन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। कुछ दिन पहले जिस हाथ को मैंने घायल किया था वो अब भी मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ था। जैसे ही जांग वॉनकिंग ने उसे देखा, उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह खुशी आ गई। यीचेन, तुम आ गए। सु यीचेन मुस्कुराया और फर्श पर फैले हुए मैस को देखा। फिर उसने जांग वॉनकिंग की पतली कमर में हाथ डाला। यहां क्या हुआ? जांग वॉनकिंग ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि वो उसकी बाहों में सिमट गई और दुखी आवाज में बोली, यीचेन, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम कब आकर मेरी मदद करोगे? सु यीचेन एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने मुस्कुराकर अपना बैंडेज वाला हाथ उठाया, जैसे वो मदद करने की हालत में ही ना हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा हाथ देखो। जांग वॉनकिंग ने तुरंत चिंता से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं समझती हूं यीचेन, मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो। पहले ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। सु यीचेन ने आह भरी। वॉनकिंग, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूं। मैंने सुना है कि परिवार बहुत पावरफुल है। जांग वॉनकिंग ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। तभी सु यीचेन की आंखें बदलीं, जैसे उसके दिमाग में कोई नया ख्याल आया हो। और विदेश में परिवार का इन्फ्लुएंस कैसा है? जांग वॉनकिंग ने कुछ देर सोचा। परिवार का विदेश में इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन यहां जितना स्ट्रांग नहीं है। सु यीचेन ने सोचते हुए सिर हिलाया। समझ गया। एक महीने बाद 41 लग्जरी क्लब के एक प्राइवेट रूम में जांग वॉनकिंग का चेहरा लाल हो रहा था। उसने दोनों हाथों से रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और अपने पास बैठे एक काले आदमी की तरफ सम्मान से उठाया। मिस्टर माइक, मैं आपको टोस्ट करना चाहती हूं। माइक कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा था और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने आराम से अपना वाइन ग्लास उठाया और टूटी फूटी चीनी में बोला, प्रेसिडेंट जांग, आप बहुत पोलाइट हैं। सु और मैं अच्छे दोस्त हैं। आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। जांग वॉनकिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सिर उठाया और वाइन का एक घूंट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर माइक। माइक मुस्कुराया और वाइन का छोटा सा घूंट लिया। तभी सु यीचेन बोला, वॉनकिंग, माइक और मैं भाइयों जैसे हैं। इसका परिवार अमेरिका में बहुत बड़ी ताकत है। अगर यह तुम्हारी मदद करेगा तो परिवार कुछ भी नहीं है। जांग वॉनकिंग लगातार सिर हिलाने लगी। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा था। धन्यवाद यीचेन। सु यीचेन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और करीब खींच लिया। फिर माइक से ऐसे कैजुअल बातें करने लगा जैसे दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। इतनी फॉर्मल मत बनो वॉनकिंग, आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। कई राउंड्स ड्रिंक्स और खाने से भरी हुई टेबल के बाद डिनर लगभग खत्म हो चुका था। तभी माइक अचानक बोला, मैंने सुना है चाइनीज म्यूजिक और नाइट लाइफ बहुत कमाल की है। आज रात टाइम है तो मैं थोड़ी मस्ती करना चाहता हूं। क्या कहती हैं प्रेसिडेंट जांग? तब तक जांग वॉनकिंग के गाल लाल हो चुके थे। वो साफ तौर पर टिप्सी थी, लेकिन फिर भी उसने इंस्टिंक्टिवली सु यीचेन की तरफ देखा। उसने उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। हाय वॉनकिंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माइक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, हमें उसकी हॉस्पिटैलिटी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जांग वॉनकिंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। तो फिर क्लब के कैरियोके लाउंज चलते हैं। बिल्कुल, माइक बोला, अभी चलते हैं। सु यीचेन ने जांग वॉनकिंग की तरफ देखा। जैसा तुम चाहो। जांग वॉनकिंग खड़ी हो गई। मैं पहले रेस्टरूम जा रही हूं। यीचेन, तुम और माइक नीचे लॉबी में मेरा इंतजार करना। ठीक है वॉनकिंग। फोन साथ लिए बिना जांग वॉनकिंग रेस्टरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो प्राइवेट रूम से बाहर गई, माइक का चेहरा गंभीर हो गया। सु, क्या हम सच में ये करने वाले हैं? सु यीचेन ने एक उंगली उठाई। माइक, बस मुझ पर भरोसा रखो। ये औरत बहुत बेवकूफ है। हम पैसा लेंगे, 50 तो 50 बांटेंगे और विदेश जाकर आराम से मजे करेंगे। जांग ग्रुप की वैल्यू भले कम हो गई हो, लेकिन इससे कम से कम इतना तो निकल ही सकता है। माइक ने भौहें सिकोड़ लीं। कितना? सु यीचेन ने धीरे से रकम बताई। $10 मिलियन। माइक तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा।
इतना? बिल्कुल, सुई चेन ने भरोसे से कहा। और ये भी बहुत कम एस्टिमेट है। $10 मिलियन माइक के लिए इतने काफी थे कि वो बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़कर पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था। उसकी छोटी आंखें लगातार घूम रही थीं और वो अपने फ्यूचर का हिसाब लगाने लगा था। तभी टेबल पर रखा जांग वॉनकिंग का फोन वाइब्रेट होने लगा। सुई चेन ने कॉलर आईडी देखी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो धीरे से गाली बका और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर वही बुढ़िया कितनी परेशानी देती है। उधर जांग वॉनकिंग लड़खड़ाते हुए विमेंस रेस्टरूम से बाहर निकली। शराब की वजह से उसका चेहरा अब भी लाल था। मैं सिंक्स के पास खड़ा अपने हाथ धो रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो गुस्साई बिल्ली की तरह भड़क गई। बा जिंगचेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने फॉसेट बंद किया और उसकी तरफ मुड़ गया, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही जांग वॉनकिंग ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली कर दी। बा जिंगचेन, तुम कितने घटिया हो, लेकिन अगर मेरा पीछा कर भी रहे हो तो क्या? इस बार मैक्स ग्रुप जांग ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, समझे तुम? वो अमेरिका के टॉप इंटेंस कंग्लोमरेट्स में से एक हैं। तुम्हारा बा परिवार उनकी वैल्यू के एक छोटे से हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैं उसका टाइम खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैक्स ग्रुप का नाम सुनते ही मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुमने मैक्स ग्रुप कहा? जांग वॉनकिंग ने गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई। और कौन? जांग ग्रुप को मैक्स ग्रुप का ऑर्डर मिलते ही तुम्हारा बा परिवार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं हल्का सा हंसा। बधाई हो। फिर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। जांग वॉनकिंग वहीं जम गई। मैं डरा क्यों नहीं, मैं शॉक्ड तक क्यों नहीं हुआ? वो मैक्स ग्रुप था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मुझे उनके बारे में पता ना हो। मैं प्राइवेट रूम्स के बाहर पहुंचा ही था कि रुक गया। मैंने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, उसके पास झुककर कुछ धीमे इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर बगल वाले रूम में चला गया। अंदर एक जवान अमेरिकन आदमी कस्टम मेड सूट पहनकर बैठा था। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और मजबूत शरीर था। वो मैक्स परिवार का पहला वारिस जॉन मैक्स था। जैसे ही जॉन ने मुझे देखा, वो खुशी से मुस्कुराया। वो बड़े मजे से खाना खा रहा था और टेबल पर रखे डिशेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ बा, ये खाना कमाल का है। मेरे देश के चाइनीज रेस्टोरेंट्स इस टेस्ट के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। मैं बैठ गया और मुस्कुराया। जॉन, तुम मैक्स परिवार के सबसे बड़े वारिस हो। अगर तुम्हें चाइनीज खाना चाहिए तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जॉन ने हाथ हिलाया। चाइनीज खाना ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये स्वाद अलग है। हर बार यहां आता हूं तो पहले अपनी क्रेविंग पूरी करता हूं। हम दोनों हंस पड़े। फिर मैंने कैजुअली पूछा, जॉन, मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार इस बार जांग ग्रुप के साथ काम करने वाला है। जॉन ने हैरानी से सिर उठाया। जांग ग्रुप? मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना। हमारा उनके साथ काम करने का कोई प्लान नहीं है। मुझे तुरंत पूरी बात समझ आ गई। या तो जॉन झूठ बोल रहा था, या जांग वॉनकिंग झूठ बोल रही थी, या फिर जांग वॉनकिंग को बेवकूफ बनाया गया था। पहली दो पॉसिबिलिटीज लगभग नामुमकिन थीं, तो जवाब सिर्फ एक ही था। उसके साथ खेल खेला गया था। जॉन अचानक गंभीर हो गया, फिर मुस्कुराया। असल में मैक्स परिवार चीन में अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना रहा है। मैं ये प्रोजेक्ट बीवाई ग्रुप को देना चाहता हूं। जैसा यहां कहा जाता है, फायदा बाहर वालों को नहीं देना चाहिए। मैं हंस पड़ा। जॉन, तुमने चीन में बहुत ज्यादा समय बिता लिया है। अब तुम चाइनीज कहावतें भी इस्तेमाल करने लगे हो। जॉन ने मुस्कुराकर अपना ग्लास उठाया। मुझे ये देश पसंद है। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हमने कोऑपरेशन की डिटेल्स पर बात की। आखिर में हमारा अग्रीमेंट हो गया। तभी मेरे बॉडीगार्ड ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आया और मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। मैंने बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो बाहर चला गया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, बा, क्या हुआ? कोई अच्छी खबर है? मैं मुस्कुराया। जॉन, कल मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगा। जॉन एक पल के लिए रुका, फिर हंस पड़ा। तमाशा? चाइनीज ओपेरा हजारों सालों से चली आ रही है, शायद इंटरेस्टिंग हो। मैंने उसे रहस्यमयी मुस्कान दी। ओपेरा नहीं, असली तमाशा, और मैं गारंटी देता हूं तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। जॉन मुस्कुराया। तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगा। उधर कैरोके रूम में माइक, सुयीचेन और जांग वॉनकिंग आखिरकार साथ बाहर निकले। जांग वॉनकिंग पूरी तरह बेहोश सी थी। वो दोनों आदमियों के बीच सहारे से चल रही थी, जैसे अपने दम पर खड़ी भी नहीं हो सकती। माइक थोड़ा परेशान दिख रहा था। सु, क्या ये सच में ठीक है? सुयीचेन ने बेचैनी से इधर उधर देखा। माइक, तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। आज रात बस मजे करो, कल मैं उसे सब समझा दूंगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? सुयीचेन ठंडे अंदाज में हंसा। वो कल की प्रॉब्लम होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही और पैसा आते ही हम तब तक जा चुके होंगे। माइक मुस्कुराया। सो तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। जांग वैनकिंग ने उनकी बातों में से एक शब्द भी नहीं सुना। उसे घसीटकर एक होटल रूम में ले जाया गया। अगली सुबह सुयीचेन की आंख दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक से खुली। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने बगल में देखा। माइक जांग वॉनकिंग के ऊपर पड़ा हुआ था।
सुयीचेन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत माइक के पास गया, उसे झकझोरकर जगाया और धीमी आवाज में गुस्से से बोला, तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें सुबह जल्दी निकलने को नहीं कहा था? अगर वो बेवकूफ जाग गई तो कपड़े पहनो और निकलो, मैं ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूं। सुयीचेन को लगा रूम सर्विस आया होगा, इसलिए वो दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी थी। हर किसी के हाथ में कैमरा था और वो सीधे उसी की तरफ ताने हुए थे। सुयीचेन को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। यही है, यही वो आदमी है जो यंग मास्टर की सगाई की दावत में प्रेसिडेंट जांग के साथ इंटीमेट हो रहा था। एक रिपोर्टर सुयीचेन को धक्का देकर अंदर घुस गया। प्रेसिडेंट जांग सच में यही हैं? तभी सुयीचेन को समझ आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्टर्स का झुंड रूम में घुस आया और लगातार फोटोज लेने लगा। माइक ने अभी तक पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे। कैमरास देखकर उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। देखो, बेड पर जांग ग्रुप की प्रेसिडेंट जांग वॉन किंग है। हे भगवान, प्रेसिडेंट जांग को तो मस्ती करना खूब आता है। कोई हैरानी नहीं कि प्रेसिडेंट बा ने सगाई तोड़ दी। मैं भी इसे नहीं चाहता। सुयीचेन घबरा गया और रिपोर्टर्स को जांग वॉन किंग से दूर करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाहर निकलो, फोटोज लेना बंद करो और फोटोज मत लो। माइक डर से कांपते हुए रूम के कोने में सिकुड़ गया। शोर की वजह से आखिरकार जांग वॉन किंग की आंख खुल गई। वो कराहते हुए उठी और दर्द कर रहे सिर को हाथ से सहलाने लगी। सब कुछ धुंधला और चक्करदार लग रहा था, लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों ने उसे तुरंत होश में ला दिया। प्रेसिडेंट जांग, इन दोनों आदमियों के साथ आपका क्या रिश्ता है? प्रेसिडेंट जांग, इस काले आदमी के साथ आपका क्या संबंध है? प्रेसिडेंट जांग, क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट बा का आपसे सगाई तोड़ना सही था? जांग वॉन किंग का पूरा शरीर जम गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने धीरे धीरे नीचे खुद को देखा, फिर डर से चीख पड़ी। उसने ब्लैंकेट को पकड़ा और खुद को ढकने लगी। मैं तुम लोगों पर केस करूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो मुड़ी और चिल्लाई, माइक, पुलिस को कॉल करो, माइक। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। सुयीचेन पहले ही भाग चुका था। रूम के बाहर मैं दीवार से टिककर खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जॉन मेरे पास खड़ा था। मेरे बॉडीगार्ड्स ने माइक को जमीन पर दबोच रखा था और जॉन उसे ठंडे चेहरे से देख रहा था। माइक पूरी तरह टूट चुका था। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। जॉन गुस्से से चिल्लाया, माइक, तुमने परिवार का नाम डुबो दिया है। मैं तुमसे बेहद निराश हूं। अमेरिका लौटते ही तुम्हें सबसे कठोर सजा मिलेगी। माइक के पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छोटी आंखें अविश्वास से जमीन को देखती रह गईं। मैं मुस्कुराया, जॉन, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा बॉडीगार्ड है। जॉन ने मेरी तरफ कृतज्ञता से देखा। धन्यवाद। अगर तुमने इसका सच सामने नहीं लाया होता तो पता नहीं ये कमीना मेरे साथ रहते हुए और क्या क्या गड़बड़ करता। मैं इसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जैसा चाहो इसके साथ वैसा करो। तभी मेरा फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी देखी। एक पल रुकने के बाद मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से तुरंत घबराई हुई आवाज चिल्लाने लगी। मैंने कान खुजाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, वो जिए या मरे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी प्यारी बेटी अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ होटल में मस्ती कर रही है। जाइए उसे ढूंढिए। क्या? उसने आपको ब्लॉक कर दिया? तो मैं क्या कर सकता हूं? दूसरी तरफ वाला लगातार बोलता रहा। मैं इम्पेशेंट हो गया। उसकी मौत मेरी वजह से हुई। अगर आपको ऐसा लगता है तो जाकर मुझ पर केस कर दीजिए। इस तरह मुझ पर चिल्लाइए मत। बूढ़े होने का यह मतलब नहीं कि आप किसी पर भी चिल्लाने लगे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बेटी ने क्या किया है। मैं एक पल रुका और मेरी आवाज में हल्का सा तंज आ गया। लेकिन सच कहूं, अब मेरा मन थोड़ा शांत है। जो लड़की अपने पिता की मौत की भी परवाह नहीं करती, वो आखिर किसी की परवाह करेगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, कोई जरूरी इंसान नहीं था। रूम के अंदर जांग वॉन किंग सुयीचेन को घूर रही थी। इस केओस के बीच उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसे खुद दूसरे आदमी की तरफ धकेल देगा। सुयीचेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब कोई भी सफाई बहुत बेकार लगने वाली थी। जांग वॉन किंग भले ही मूर्ख थी, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। उसका अपना शरीर उसे सच बता चुका था। उसने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। आंसू रोकने के लिए होंठ काटते हुए उसने उसे घूरा और बोली, सुयीचेन, तुम जानवर हो। सुयीचेन तुरंत घुटनों पर गिर गया और उसके पैर पकड़ लिए। वॉन किंग, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। जांग वॉन किंग को आखिरकार होश आ गया था। उसने उसके सीने पर लात मारी और चिल्लाई, कमीने, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सुयीचेन रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। वॉन किंग, एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज बस इस बार मुझे माफ कर दो। लेकिन जांग वॉन किंग अब पहले वाली औरत नहीं रही थी। उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। निकल जाओ,
मेरे सामने से निकल जाओ। जब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं हुआ तो सु यीचेन ने नाटक करना बंद कर दिया। वो ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और उसका चेहरा क्रूर हो गया। तुम किसे मूर्ख बोल रही हो? बझिंगचेन ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरे साथ लगी रही, है ना? शुरू में मुझे लगा था कि तुम बहुत काबिल औरत हो, लेकिन असल में तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो झिंगचेन की वजह से था। तुम्हारे अंदर आखिर कौन सी काबिलियत है जांग वानकिंग? उसके बिना तुम किसी काम की नहीं हो, समझी? तुम्हारी कंपनी के पास कोई ऑर्डर्स नहीं है। अब तो कोई तुम्हें साथ बैठकर ड्रिंक करने लायक भी नहीं समझता। सबको लगता है कि तुम गंदी हो, और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। पहले तुम मुझे अपना पति नहीं कहती थी। सु यीचेन का हर शब्द जांग वानकिंग के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। वो पलटकर कुछ नहीं कह सकी। उसे पहले भी अपने फैसलों पर पछतावा हुआ था। जब वो मेरे साथ थी तब कंपनी खूब तरक्की कर रही थी। ऑर्डर्स लगातार आते रहते थे और मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। मैंने उसे कभी उस लग्जरी की कमी नहीं होने दी जो वो चाहती थी। लेकिन सु यीचेन के पास अपने तथाकथित पहले प्यार के नाम के अलावा कुछ नहीं था। उसे सिर्फ उसका पैसा खर्च करना आता था। बिजनेस में वो पूरी तरह बेकार था। जांग वानकिंग को लगा था कि सु यीचेन उसे मैक्स ग्रुप से मिलवाएगा और सब कुछ बदल देगा, लेकिन वो सब एक स्कैम था। तभी उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। निराश होकर जांग वानकिंग ने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। सु यीचेन घबरा गया। वो फोन छीनने के लिए बढ़ा, लेकिन जांग वानकिंग उससे हट गई। तुम क्या कर रही हो? उसे अच्छे से पता था कि पुलिस के आने पर अंजाम कितना गंभीर होगा। वानकिंग, इंपल्सिव मत बनो। जांग वानकिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे क्राइम रिपोर्ट करना है। पुलिस आई और सु यीचेन को लेकर चली गई। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसके चेहरे पर हार और निराशा साफ दिख रही थी। ये पूरा तमाशा आखिरकार खत्म हो गया था और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका था। मैंने रूम की तरफ देखा, फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, बाजिंगचेन। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जांग वानकिंग अब पूरी तरह कपड़े पहने डोर पर खड़ी थी। उसका चेहरा फीका था, बाल बिखरे हुए थे और खड़े रहने के लिए उसने दरवाजे के फ्रेम को कस कर पकड़ रखा था। मैंने हाथ बांधे और दीवार से टिक गया। तो प्रेसिडेंट जांग, आखिर आप बाहर आ ही गई, मजा आया? जांग वानकिंग बहुत टूटी हुई लग रही थी। ये तुमने किया था, है ना? मैंने कंधे उचकाए और खुलकर मान लिया। हाँ, मुझे लोगों को दिखाना था कि प्रेसिडेंट जांग असल में कैसी है। जांग वानकिंग कड़वाहट से हंस पड़ी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तुम्हारा बदला लेना सही ही है। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा। बाजिंगचेन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं लगभग हंस पड़ा। तुमसे प्यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जांग वानकिंग। सच में? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। आखिर तुम्हारी किस बात से प्यार करूं मैं? इस बात से कि तुमने मुझे धोखा दिया, या इस बात से कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें बचाया भी नहीं जा सकता? मैंने हाथ हिलाया और मुड़ गया। क्या बेवकूफ औरत है? मेरे पीछे जांग वानकिंग अचानक चिल्लाई। फिर वो घुटनों पर गिर गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। बाजिंगचेन, मुझे पछतावा है। मुझे सच में हर बात का पछतावा है। मैं रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें पछतावा नहीं है। तुम्हें बस अब समझ आया है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ रही हो और तुम्हारी कंपनी अब बर्बाद होने वाली है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उसके साथ एक सेकंड भी बहस नहीं करना चाहता था। मैं फिर चलने लगा। है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना पड़ता है कि अब मुझे पता है तुम कैसी हो। कुछ कदम चलने के बाद मैंने आखिरी बार पीछे देखा। और हाँ, तुम्हारी माँ का पहले कॉल आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता मर गए। वो तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कॉल उठा ली। जांग वानकिंग पर जैसे बिजली गिर गई। उसे पता था कि मैं ऐसी बात पर मजाक नहीं करूंगा। वो दौड़कर वापस रूम में गई, फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल की। कोई जवाब नहीं आया। उसने बार बार कॉल की। 7-8 बार कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। जांग वानकिंग अब किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो पार्किंग गैराज की तरफ दौड़ी, अपनी कार में बैठी और सीधे जांग परिवार के घर पहुंच गई। जब वो जांग परिवार की विला पहुंची तो पूरे कोर्टयार्ड में सफेद फ्यूनरल रिबन्स लगे हुए थे। साफ था कि वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। जैसे ही जांग वानकिंग कार से बाहर उतरी, उसके पैर कमजोर पड़ गए। वो लगभग गिर गई। धीरे धीरे वो खुद को घसीटती हुई एंट्रेंस तक गई और फेशियल रिकॉग्निशन से अंदर दाखिल हो गई। अंदर जांग परिवार के रिश्तेदार काले कपड़ों में खड़े थे और सबके चेहरे गंभीर थे। कोर्टयार्ड के बीच में उसके पिता की बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा और तुरंत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। जांग वानकिंग, यहां से निकल जाओ। वो उसका दूसरे नंबर का चाचा जांग जिन था। जांग वानकिंग की आवाज कांप रही थी। सेकंड अंकल, मैं नहीं जाऊंगी। जांग जेन ठंडे अंदाज में हंसा। तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे पिता मर गए।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि तुम उन्हें आखिरी बार देख लो, और तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उस वक्त कहाँ थी तुम? अब तुम्हें वापस आने का हक नहीं है। तुम घिनौनी हो। जांग वानकिंग की आंखों में आंसू भर गए। वो सिर झुकाकर लगातार नमे सिर हिलाने लगी। सेकंड अंकल, मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था। जांग जेन ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली कर दी। तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे पिता बहुत बीमार थे और तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार कॉल की, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं उठाई। तुम उनसे एक बार भी मिलने नहीं गई। तुम उस कमीने के साथ मस्ती करने में बहुत बिजी थी। अब जाकर उसे ढूंढो। अब तुम्हें कोई कॉल नहीं कर सकता। जांग परिवार के बाकी लोग भी उसे बुरा भला कहने लगे। वानकिंग बचपन में कितनी समझदार लगती थी। ये ऐसी इंसान कैसे बन गई? किसने सोचा था कि किसी सुंदर लड़के के लिए ये अपने पिता तक को छोड़ देगी? यंग मास्टर बा ने इसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। वो हैंडसम था, अमीर था और इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने सब फेंक दिया और खुद को बर्बाद कर लिया। जांग वानकिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो फिर घुटनों पर गिर पड़ी। मैं नहीं जाऊंगी। सेकंड अंकल, प्लीज मुझे मत निकालिए। तभी जांग वानकिंग की मां उसके पास आई। सेकंड भाई, मुझे इससे बात करने दीजिए। जांग वानकिंग ने सिर उठाया। अपनी मां की सूजी हुई आंखें देखकर उसका दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। तुम्हारे पिता की हालत बेहतर हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें बस गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर उन्हें खबर मिली कि जांग ग्रुप के शेयर होल्डर्स बड़े स्तर पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले रहे हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर वो चले गए। उसने जांग वानकिंग को ठंडी नजर से देखा। जाओ, अपने पिता को आखिरी प्रणाम करो, उसके बाद जांग परिवार छोड़ दो। जांग वानकिंग ने शौक में ऊपर देखा। मॉम, जांग परिवार छोड़ने का क्या मतलब है? मैं आपकी बेटी हूं। उसकी मां अचानक चिल्लाई। अब नहीं हो। कल से तुम मेरी बेटी नहीं रही। हमारे बीच मां बेटी का जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। आखिर में सबने मिलकर जांग वानकिंग को जांग परिवार के घर से निकाल दिया। एक भी इंसान उसके लिए नहीं बोला। वो जांग परिवार की एस्टेट के गेट्स के बाहर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली थीं। ये कभी उसका घर था, अब ये ऐसी जगह बन चुकी थी जहां उसे आने की इजाजत नहीं थी। उसने किसी और को दोष नहीं दिया। उसने सिर्फ खुद को दोष दिया कि वो इतनी बेवकूफ क्यों थी। उसने अपने अतीत के एक भ्रम के पीछे भागने के लिए मुझे छोड़ दिया था। उसका परिवार खत्म हो चुका था। उसकी कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। आधा साल बाद सेक्रेटरी चैन मिंग मुस्कुराते हुए एक फाइल लेकर बीवाई ग्रुप में मेरे ऑफिस में आया। मिस्टर बा, मैक्स ग्रुप हमारी पार्टनरशिप के पहले फेज से बेहद संतुष्ट है। वो अगले सोमवार दूसरे फेज की बात करने के लिए लोगों को भेजने वाले हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे और सिर हिलाया। दूसरे फेज में वो कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? प्रिलिमिनरी बजट $15 बिलियन का है। फंडिंग पूरी तरह पर्याप्त होगी। अच्छा, मैंने कहा, समझ गया। मैक्स ग्रुप को रिप्लाई करो और कहो कि सोमवार को मैं उनसे खुद मिलूंगा। चेन मिंग ने सिर हिलाया, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं गया। वो कुछ झिझक रहा था। मैंने सिर उठाया। क्या हुआ, कोई बात है? चेन मिंग ने धीमी आवाज में कहा। मिस्टर बा, चेन शुयुन मर गई हैं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर याद आया कि चेन शुयुन जांग वानकिंग की मां थी। सिर्फ आधे साल में मैं उस नाम को लगभग पूरी तरह भूल चुका था। बिना किसी खास भाव के मैंने पूछा, वो कैसे मरी? चेन मिंग ने बताया, हमने सुना है कि सु यीचेन मेडिकल पैरोल पर बाहर आया था। वो जांग वानकिंग को मारने के इरादे से जांग परिवार के घर गया था। जब वो उसे नहीं मिली तो उसने चेन शुयुन को निशाना बनाया। सीन बहुत भयानक था। बाद में सुईचेन वहीं से गिरफ्तार हो गया। उसे शायद मौत की सजा या उम्र कैद मिलेगी। मैं हल्का सा हंसा। तो जांग वानकिंग ने सच में अपने दोनों माता पिता को मरवा दिया। चेन मिंग एक पल रुका। इस तरह देखें तो आप गलत नहीं है। मैंने ठंडे अंदाज में मजाक किया। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे छोड़ दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन वही मेरी किस्मत के लिए अच्छा बन गया। अब देखता हूं तो लगता है जो भी जांग वानकिंग के करीब आता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। खिड़की के बाहर आसमान से तेज बारिश गिर रही थी। बारिश एस्फॉल्ट पर ऐसे पड़ रही थी जैसे आसमान फट गया हो। सड़क के बीचों बीच जांग वानकिंग नंगे पांव तूफान में दौड़ रही थी। बर्फ जैसी ठंडी बारिश उसकी सफेद नाइट गाउन को पूरी तरह भिगो चुकी थी और कपड़ा उसके पतले शरीर से चिपक गया था। उसके लंबे बाल चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे। अब वो कहीं से भी उस घमंडी प्रेसिडेंट जैसी नहीं लग रही थी जो कभी हुआ करती थी। दौड़ते हुए वो बारिश में पागलों की तरह चिल्ला रही थी। आधे साल में उसने अपने दोनों माता पिता खो दिए थे। उस गहरे दुख ने उसे टूटने की हद तक पहुंचा दिया था। वो इतनी बिखर चुकी थी कि उसे मुश्किल से याद था कि वो खुद कौन है। थोड़ी दूर पर ट्रक की हेडलाइट्स बारिश के पर्दे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। तूफान की वजह से विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। ड्राइवर ने सड़क के बीच खड़ी उस फिगर को देखा ही नहीं।
जांग वानकिंग धीरे धीरे उस चुभती हुई रोशनी की तरफ मुड़ी, लेकिन उस पल उसे डर नहीं लगा। उसे राहत महसूस हुई। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर लीं और उसकी जिंदगी का अंत हो गया।